सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। आपको ये पता है कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को लेकर ये इल्जाम लगाता रहा है कि वो एक पार्टी के साथ पार्टी बनकर काम करता रहा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दे पाता विपक्ष को, और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता हुआ नजर आता है। ये इल्जाम लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं और अब हमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में साफ तौर पर ये सबूतों के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। आपने वो खबर देखी होगी जहां उद्धव ठाकरे के का जो हेलीकॉप्टर है उसकी बाकायदा तौर पर उसको पूरी छानबीन की गई, उसकी जांच पड़ताल की गई चुनाव अधिकारियों की तरफ से। और एक बार नहीं बल्कि आज फिर से लातूर में उनकी जांच की गई है। लगातार 2 दिन यानी कल भी और आज भी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे हमलावर हैं, उनकी पार्टी के नेता हमलावर हैं। उद्धव ठाकरे ने तो बाकायदा तौर पर इसका वीडियो कल बनाया था और आज फिर से ये मामला सामने आया है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो अब उठ रहे हैं और सवाल ये उठाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कि क्या इसी तरीके से अजीत पवार की, देवेंद्र फडणवीस की या फिर एकनाथ शिंदे की और उससे आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी या अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी कभी जांच चुनाव आयोग इस तरह से करेगा। अगर वो निष्पक्ष है तो क्या अधिकारी इस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारी क्या इसी तरीके से जांच करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो उठा दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग में शिकायत लेकर कांग्रेस भी पहुंची थी। जिस तरह का दुष्प्रचार जो है उसको लेकर किया जा रहा है, जिस तरह के झूठा प्रोपेगेंडा और झूठे एड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर, तो उसको लेकर भी चुनाव आयोग के दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। आपको ये पता है कि चुनाव में अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। हरियाणा से लेकर हमने तमाम जगहों पर ये देखा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता रहा है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर यह कहा कि क्या चुनाव आयोग के जो पर्यवेक्षक हैं वो नहीं देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा है। हमने कई बार इसकी शिकायत की है लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये कहना है संजय राउत का। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से पैसा पूरी तरीके से बहाया जा रहा है और लगातार अलग अलग जगहों पर चुनाव ये पैसा पकड़ा भी जा रहा है, इसको लेकर अब जो इंडिया गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आई है और उसने सीधे तौर पर इस सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये इतने बड़े पैमाने पर जो पैसा बांटा जा रहा है, चुनाव को जो प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है। यही नहीं बल्कि जिस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं, चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है और उससे पहले चुनाव को प्रभावित करने के लिए और जो विपक्ष है उसका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह के प्लांटेड सर्वेस कराए जा रहे हैं। जिस तरह से 400 पार की बात की गई थी या 2019 में हरियाणा में ये कह दिया गया था कि 70 पार करने जा रही है बीजेपी, हालांकि वो 40 पे ही सिमट गई थी। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में भी की जा रही हैं। माफ कीजिएगा, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में भी की जा रही हैं और लगातार जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 160 से लेकर 170 सीटें महायुति की आने जा रही हैं। इसको लेकर संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने भी बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त अल्फाज में इसको लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग इन फर्जी सर्वे करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करता है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार जो इस तरह के लोग हैं जो सर्वे करा रहे हैं, जो इस तरह के एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की भी पार्टी बनकर सर्वेस कराती है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और यही बात संजय राउत ने भी कही है और उन्होंने ये दावा किया है कि हम 160 से लेकर 170 सीटें लाने जा रहे हैं और ये तमाम जितने भी सर्वे कराए जा रहे हैं हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए, वो तमाम धराशायी होंगे और 23 तारीख को ये गलत साबित होंगे। इससे पहले भी ऐसा किया जाता रहा है, ये हमने देखा है। और आपको
आपको पता है मीडिया का एक बड़ा धड़ा किस तरह से सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में 1 हफ्ते से कम का वक्त, और ऐसे में आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी जहां विदर्भ में है, तो वहीं नरेंद्र मोदी की 3 अलग-अलग जगहों पर सभाएं हैं, जहां पर वो वही तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे और इसी तरह की तमाम चीजें। और अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो बात लगातार कहते रहे थे, अडानी और नरेंद्र मोदी अमित शाह का जो नेक्सस है, उसके बाद उसको लेकर लगातार पर्दाफाश जो करते रहे थे, आज उस पर मोहर खुद अजीत पवार ने लगा दी है। अजीत पवार यानी कि महायुति यानी कि एनडीए का हिस्सा, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में जो कि वायरल है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि जो एक्चुअल शिवसेना थी, जब उसको तोड़ा गया, जब एनसीपी को तोड़ा गया, तो किस तरह से मीटिंग जो की गई, उसमें कौन कौन मौजूद था, उसमें अमित शाह मौजूद थे, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि उसमें अडानी मौजूद थे और उसमें अजीत पवार वो खुद मौजूद थे। हालांकि शरद पवार का भी नाम उसमें उन्होंने लिया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब एक पॉलिटिकल डीलिंग हो रही थी, तो उसमें अडानी आखिर क्या कर रहे थे। और यही मसला महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फिलहाल बना हुआ है कि कैसे जो तमाम कारोबार हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो महाराष्ट्र से छीनकर गुजरात भेजे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है और लगातार आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता या उनकी जो अस्मिता है, उसका मसला बहुत बड़ा हमेशा से रहा है। और अब ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र होता हुआ नजर आ रहा है और ये गुस्सा जमीन पर दिख रहा है। इसीलिए तो आप देखिए, कटेंगे बटेंगे से उनको ये लगा कि जमीन पर ये काम नहीं कर रहा है, तो चुनाव के बीचों बीच इसको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से बदल दिया गया बहुत ही होशियारी से। और ये तमाम चीजें आप ये देखिए कि ये साफ तौर पर दिखाती हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर का जिस तरह से एक के बाद एक दोनों दिन उनकी तलाशी ली गई हो, या फिर जिस तरह से चुनाव आयोग का पूरा रवैया जो रहा है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर बेहद कमजोर है। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दीजिए, उसको ये भी नहीं लग रहा है कि वो एक रिस्पेक्टफुल नंबर उस तरह से लेकर आएगी। इसीलिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है और उसका सबसे बड़े खेल का उसका सबसे बड़ा हिस्सा है चुनाव आयोग, क्योंकि उसी के जरिए वो तमाम तरीके से चुनाव मैनेज करता है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि विपक्ष का लगातार ये इल्जाम रहा है और अभी भी विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल करता रहा है। हरियाणा से लेकर, जैसे ईवीएम को लेकर उन्होंने बात की, 90% बैटरी की चार्ज थी, उसको लेकर, और चुनाव के दौरान जिस तरह से लगातार जो भाषण दिए जाते हैं, जिस तरह की गलत बयानी की जाती है, झूठ बोले जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है, उसको लेकर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। लेकिन यही अगर विपक्ष का नेता कोई करता हुआ नजर आए, तो कैसे वो एक्टिव होकर कार्रवाई करता है, ये सब हमने देखा है। और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद अगर विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक कड़ी टक्कर जमीन पर दे रहा है, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, चुनाव आयोग की भूमिका पर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे कि आखिर इतनी खिसियाई हुई बीजेपी क्यों नजर आ रही है। वो तमाम तरह के अपने जो हथकंडे हैं, सांप्रदायिक जो नफरत है, वो सब कुछ एक्सट्रीम पर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि भगवा पाकिस्तान में लहराएंगे, औरंगजेब को गाली तक देते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये आप ये देखिए कि इस हद तक, इस निचले स्तर तक चुनाव को पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो आश्वस्त नहीं है और इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, जिनसे हम इस पूरे मामले की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जाना माना चेहरा डॉक्टर सुनीलम मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका। कार्यक्रम महाराष्ट्र में है और बहुत एक्टिवली जमीन पर देख रहे हैं कि दरअसल जमीनी हकीकत है क्या। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरे साथ जाने माने पत्रकार मेरे साथ विवेक देशपांडे जी जुड़ गए हैं। उनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, महाराष्ट्र और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जांचते परखते और बारीकी से अपनी बातों को रखते हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल कार्यक्रम में। शुरुआत में डॉक्टर सुनीलम आपसे करूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर आपसे मिलूं, ये जो तमाम हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जा रही है एक के बाद एक, दोनों दिन, कल भी आज भी, और उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने फोन से खुद वो वीडियो बनाते हैं
और बाकायदा तौर पर वो पूछते हैं अधिकारियों से कि आप कहाँ से हैं, गुजरात से तो नहीं हैं। और फिर वो कहते हैं क्या इसी तरीके से मोदी और अमित शाह की भी हेलीकॉप्टर की जांच करोगे तो उसकी वीडियो मुझसे जरूर शेयर करना। और उसके बाद फिर आज उनके इस है, और इसके अलावा पैसा जिस तरह से बहाया जा रहा है, और चुनाव आयोग इसमें वो एक्टिव नजर नहीं आ रहा, चाहे नफरती भाषण हो या फिर ये चुनाव में के बीचों बीच पैसे को लेकर जो शिकायतें लगातार विपक्ष कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड कोई दिखता नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, इस एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर इन सब की जांच की जा रही है? बहुत शुक्रिया विश्वा जी। असल में मैं पिछले 7 दिन से यहाँ पर हूँ महाराष्ट्र में, और पहले कोल्हापुर, सांगली और शोलापुर की तरफ में था, उसके पहले विदर्भ में था, और अभी जो है मुंबई के अंदर आया हूँ। एक बात तो मुझे ये कहनी है कि असल में अब लोगों को मान के चलना चाहिए कि जो चुनाव आयोग है वो भी एक एनडीए का पार्टनर है। और चुनाव आयोग, क्योंकि अब हम लोग लगातार बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, बार बार इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन या महाविकास आघाड़ी का डेलीगेशन जाकर के मिलता है, लेकिन ढाक के 3 बात जो भी सवाल आप उठा लो, अगर आप शुरू से देखिए तो ये सवाल ईवीएम संदेह के घेरे के अंदर रहा, कितना वोट पड़ता है, कितना वोट निकलता है, ये संदेह के घेरे में रहा। वीवीपीएटी पैट की पर्ची की गिनती की बात हुई, जितनी बैटरी डिस्चार्ज होती है कांग्रेस जीतती है, जितनी 99% रहती है बीजेपी जीतती है, ये बात हुई। तमाम सारे लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, जो है जो समर्थक होते हैं अपोजिशन के, ये सब बात हुई। वोट डालने नहीं दिया जाता है, ये सब शिकायतें अब लगभग एक तरीके से स्टैंडर्ड हो चुकी है ना। मतलब अगर आप मैं बिहार का चुनाव देखें, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें, उसके बाद जनरल इलेक्शन देखें और हरियाणा का चुनाव देखें, तो ये सब चीजें आपको एकदम कॉमन दिखलाई देंगी। तो अब जो तैयारी करनी पड़ेगी इंडिया गठबंधन को या अपोजिशन को या महाविकास आघाड़ी को, वो ये मान के करनी पड़ेगी कि ये जो चुनाव आयोग है ये न्यूट्रलिटी के साथ काम करने वाला नहीं है। ये भी एक पार्टी है। जब आप जो है अडानी अंबानी से जब मुकाबला करने निकले हैं, सरकारी मशीनरी से मुकाबला करने निकले हैं, तो आपको चुनाव आयोग के जितने पैतरे हैं उसका आपको तोड़ निकालने का काम करना पड़ेगा। वैसे ये बात मुझको समझ में, तलाशी वाली बात मुझे समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि जब भी कभी आपको मालूम है कि कोई भी एयरपोर्ट के परिसर के अंदर जाता है तो उसकी चेकिंग होती है, और वो चेकिंग उसके पूरे सामान की चेकिंग होती है, और उसके अंदर जो भी एयरपोर्ट के अंदर जाएगा उसकी चेकिंग होती है। अब यहाँ पर जाकर के एक तरीके से वो डबल चेकिंग का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अपमानित करने का या प्रताड़ित करने का या मानसिक तौर पर एक तनाव में लाने का मामला ज्यादा है, इससे कि वो तलाशी करना चाहते हैं। लेकिन इसका बहुत बढ़िया जो है उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, उन्होंने कोई रोका नहीं, उन्होंने कहा बढ़िया जांच करिए, लेकिन आप किस दिन आपकी इतनी हिम्मत होगी कि आप मोदी और अमित शाह की जांच कर सके। कानून के सामने सब एक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और विशेष तौर पे जब चुनाव आचार संहिता जारी हो जाती है तो कोई भी अपवाद नहीं रह जाता। लेकिन स्वाभाविक है कि ये होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि असल में जो पैसा बांटने का जो काम है, अब मैं लगभग ये दावे से कह सकता हूं कि ये काम लगभग पुलिस के संरक्षण में किया जाता है, ये अधिकारियों के संरक्षण में किया जाता है। क्योंकि गाड़ियां आप जब देखते होंगे, अभी जब चुनाव एकदम नजदीक आ जाता है, अभी तो उस तरीके की चेकिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि मैं कहीं पे लगातार गाड़ियों से ही घूम रहा हूं। 7 दिन में एक भी जगह पर गाड़ी को रोक के चेक नहीं किया गया है, तो अभी चेकिंग वैसे शुरू नहीं हुई। लेकिन नजदीक आने के बाद में जब चेकिंग शुरू होती है तो लगभग किसी की भी चेकिंग होती है तो उसके अंदर केवल अधिकारी जो है वो ही एग्जेम्प्टेड रहते हैं, पुलिस वाले एग्जेम्प्टेड रहते हैं। तो जितना पैसे का, कैश का ट्रांजैक्शन होता है वो इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। ये बात सही है कि पैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं दक्षिण शोलापुर के अंदर, तो मेरे को बताया कि वहां पर जो चुनाव हो रहा है उसमें लोगों को प्रति परिवार 5-5 हजार रुपया तो बांटा जा चुका है। वहां पर बांटना इसलिए आसान है कि वहां पर शुगर फैक्ट्रीज हैं, और शुगर फैक्ट्री के मालिक या शुगर फैक्ट्रियों के लोगों के रिश्तेदार वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, वहीं पर किसान है जो अपना गन्ना देता है, उसकी पेमेंट बराबर बकाया रहती है,
तो उसको एडिशनल पेमेंट करके, मतलब जो सीधा सीधा पैसे का ट्रांसफर है, ये बड़े पैमाने पर दिवाली बोनस के तौर पर ही हो चुका है। और वो मतलब उसका अगर आप जोड़ेंगे तो वो हजारों करोड़ रुपया जो है वो तो चला गया, जो लोगों ने कैश ट्रांसफर करने का काम कर दिया है। तो पैसे का बहुत जबरदस्त जो है उपयोग हो रहा है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर मैं देखता हूं, असल में तो मैं मुंबई के अंदर हूं। मुंबई के अंदर कल मैं जो है गवांडी के क्षेत्र में गया था। अबू आजमी वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं सुबह से लेकर शाम तक वहां पर रहा, तो मैंने देखा कि उन्होंने 10 तो नुक्कड़ सभाएं की जिसमें हजार हजार लोग थे। अब मैंने ये देखा कि उनके साथ 500 तो महिलाएं जो है वो घूम रही थी। शाम को 3 उनकी सभाएं हुई जिसमें यूपी के, बिहार और यूपी के जो है सांसद और विधायक थे, और उसमें 10-10 हजार से ज्यादा लोग थे। तो एक दिन में 1 लाख लोगों से ज्यादा का संपर्क अकेला उनका चल रहा है। मतलब मेरा ये है कि जो महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी ने भी बहुत अपनी बढ़िया ढंग से जो मीटिंग्स की प्लानिंग, प्रचार की प्लानिंग उन्होंने करने का काम किया हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है, मैं 36 सीटें हैं यहाँ पर मुंबई के अंदर, कोई भी ये कहने की स्थिति नहीं है कि राज ठाकरे का लड़का है वो लड़ रहा है मैम से तो वो जीत ही जाएगा। चाहे कोई समर्थन कर दे, समर्थन ले ले, दे दे, कोई समझौता कर ले। मतलब मेरा ये है कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि वो जीती जाएंगी। मोटे तौर पे लोग प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जब चुनाव हुआ था, पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर मोटे तौर पे विदर्भ के अंदर कांग्रेस आगे थी। अब वो जो है हमारे साथी जुड़े हैं नागपुर से, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे कि मुझे लगता है कि नंबर 1 पे कांग्रेस भी अभी इस बार भी रहने वाली है, और शायद कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत आगे जा सकती है पिछली बार की तुलना में। अगर आप पूरा ये देखें, पश्चिम महाराष्ट्र देखें, 70 सीटें वहां पर है ना। विदर्भ के अंदर जैसे 62 सीटें हैं, तो यहाँ पर जो है पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें, उसमें एनसीपी आगे थी। अब ये पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी ही आगे रहने वाली है शरद पवार की। ये बात एकदम, मतलब वहां पर जाके ग्राउंड के ऊपर आप लोगों से जब बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो है ये जो हमारा मराठावाड़ा क्षेत्र कहते हैं, मराठावाड़ा क्षेत्र के अंदर उद्धव ठाकरे की अपनी जो पार्टी है शिवसेना, वो भी आगे थी 46 सीटों में से, और इस बार भी आगे लगातार वो रहने वाली है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, जैसे कोकण का क्षेत्र है, उसके अंदर प्रभाव जो है युति का ज्यादा दिखलाई पड़ता है। कोकण के अंदर उनका प्रभाव ज्यादा दिखलाई पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन के बहुत सारे कारण उसके अंदर हैं, और ये जो बार बार अडानी का नाम आ रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी ने सीधे सीधे अडानी को चैलेंज करने का काम किया है। एक तरीके से धारावी को जिस तरीके से उनको सौंप दिया गया है, या ये एक भय पैदा हो गया है पूरे मुंबई के अंदर कि जो भी खाली जमीनें हैं वो सब अडानी को सौंप दी जाएंगी, और वहीं पर ही वो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का काम वो करेंगे। उनका पूरा प्लान उन्होंने पूरा जमा कर दिया है। तो एक ये जो भय है ये अडानी के खिलाफ में है, और ये जो है युति के लिए बहुत एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर ये काम करने के लिए जा रहा है। इसके साथ में मुझे जो दिखता है विश्वा जी यहाँ पर, वो इसका बहुत बड़ा एक असर है गारंटीज का। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपया जो वहां की लाडली बहना को देकर के चुनाव जीता था, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 1500 रुपया देकर के हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था, ऐसे ही उन्हें लगता था शिंदे जी को कि वो लाडली बहना को पैसा देकर के जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब 3000 रुपए की घोषणा की है तो उसको लेकर के बहुत चर्चा है। मतलब वो पैसा दुगना होने वाला है। जिन महिलाओं को आज तक एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, उन्हें 3000 रुपया महीना ट्रांसफर होगा। इसका बड़ा एक इम्पैक्ट है। और इसके साथ में ये जो युवाओं को 4000 रुपए देने की बात जो की है, विशेष तौर पे मुंबई जहां पे पूरे देश से लोग आते हैं, अपने रोजगार के अवसर तलाशने आते हैं, तो वो जो बेरोजगारों को 4000 रुपए देने की बात कही, मैं ये भी कहूं कि जो किसानों की कर्जा माफी है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। 2 लाख रुपए की कर्जा माफी करके कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। ये मैं खुद जानता हूं, मेरे यहाँ पर हुआ था ये। लेकिन यहाँ पर तो 3 लाख रुपए की कर्जा माफी की बात कही है, यहाँ पर और 50,000 रुपए अतिरिक्त किसानों को देने की बात कही है। तो मतलब ये कि सभी वर्गों को अपनी गारंटीज के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं,
जो है वो उसके बारे में जब बात करना जरूरी है। जारंगे पाटिल जो है, जारंगे पाटिल पहले कैंडिडेट अपने उतार रहे थे, बाद में उन्होंने अपने वापस कर लिए, लेकिन वो लगातार फडणवीस के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और जहर उगलने का मतलब यह है कि यही सबसे बड़े विरोधी हैं, यही सबसे बड़े दुश्मन है, मतलब भाजपा के खिलाफ में एक किस्म का कैंपेन जारंगे पाटिल चला रहे हैं, जिसका असर 40-50 सीटों के ऊपर होना लोग तय मानते हैं। वो ये कहते हैं कि 100% मराठा वोट करने का काम करेगा, मराठा जो है वो अपने लोगों को जिताने का काम करेगा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बने मैं उसे लड़ने का काम करूंगा। लेकिन उन्होंने भाजपा के खिलाफ में एक मोर्चा खोल दिया है, उसका जरूर ही असर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जी। एक और फैक्टर है, मराठा पॉलिटिक्स के अंदर जो है, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर मोटे तौर पर 20 अगर कुल मिलाकर सीएम हुए तो 12 से ज्यादा तो उसके अंदर मराठा सीएम हुए। पहले 31% वोट था, अब 33% वोट हो गया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर मराठा वर्सेस ओबीसी वाला जो मसला है, जैसे मैंने आपके शो पे कहा था हरियाणा के अंदर कि ये फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करेगा, जाट और नॉन जाट का मामला, और वहां पर हुआ भी ऐसा ही। मुझे यहाँ पर लगता है कि ओबीसी जो है उसको कितना जोड़ पाता है, तोड़ पाता है, जो है ये महाविकास आघाड़ी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने का काम यहाँ पर करने वाला है। अभी जो चुनाव है, मुझे तो बहुत टफ चुनाव दिखलाई यहाँ पर पड़ता है, लेकिन कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर की जीत की कोई भी गारंटी दे सके। रिबेल सब तरफ से खड़े हुए हैं, और सभी लोगों ने जो रिबेल्स को जो है कोशिश किया, उसके अंदर लगभग सभी पार्टियां यहाँ पर जो है उसके अंदर असफल साबित हुई हैं। तो जो लोग जीतेंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं मोटे तौर पर, मेरे जितनी भी जगह गया सब लोगों का एक ही जी। कहना है कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो लगभग जो है वो जीत सकती है, 55 से लेके 65 तक जीत सकती है, एनसीपी 50 से 60 तक जीत सकती है, और जो है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो है 45 से 55 के बीच में जीत सकती है। मतलब एक एवरेज तो 50 का आ रहा है, एवरेज 50 का आ रहा है, उसमें कांग्रेस आगे चलती दिखलाई पड़ रही है, मतलब इसी पार्टनर्स के अंदर। तो ये एक लेकिन मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, मुझे लगता है जी। कि महाविकास आघाड़ी ने अगर उद्धव ठाकरे जी का फेस अगर डिक्लेयर किया होता, कम से कम 2-3% वोट बढ़ जाता, कम से कम 5 सीट बढ़ जाती, जिससे कि एक डिसिसिव अंतर आ सकता था चुनाव में, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। महाविकास आघाड़ी में वो उनका निर्णय है कि कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन ये जो है इसके लिए अभी भी समय है। अगर ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक एज जो है वो महाविकास आघाड़ी की हो सकती है। जी विश्व जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर कही हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर रखे हैं। विवेक जी, चुनाव आयोग एक बार फिर से कटघरे में है। जैसे-जैसे चुनाव की वोटिंग की तारीखें नज़दीक आती हैं और जो उसकी भूमिका है, वो फिर से उसी तरीके से सवालों के घेरे में आ जाती है और विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नज़र आता है, लगातार वो कहता हुआ नज़र आता है कि ये कार्रवाई जो होती है, जो भी कुछ होता है, वो एक तरफ़ा होता है। सिर्फ विपक्ष के लिए करते हुए नजर आते हैं और इस सब के बीच अजीत पवार का वो इंटरव्यू भी आपने देख लिया होगा जहां वो कह रहे हैं कि जब ये सरकार जो है वो गिराई गई थी, एक तरह से जब पार्टियों को तोड़ा गया था, उस डील में अमित शाह के साथ जहां अजीत पवार भी मौजूद थे, वहां पर अडानी मौजूद थे। यानी कि जो विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहा है, जो लगातार बात राहुल गांधी कहते रहे हैं, जिस नेक्सस की बात वो कहते रहे हैं कि सरकार और इस अडानी का जिस तरह से नेक्सस है, उसकी पोल तो खुद अजीत पवार खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल डील में एक बिजनेसमैन का क्या काम। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र के चुनाव में क्या प्रभाव डालेंगी और चुनाव आयोग की भूमिका, जिस तरह से वो लगातार हम ये देख रहे हैं कि नफरती भाषण सब कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जब तारीखों का ऐलान किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन उसके बाद चुनाव के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि बाइज्ड नजर आता है चुनाव आयोग पूरी तरीके से, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसी की पार्टी बना हुआ नजर आता है। जी, सुनीलम जी ने बहुत विस्तार के साथ परिस्थिति बताई है और मैं लगभग जो भी उन्होंने कहा, मैं लगभग सभी मुद्दों पर उनसे सहमत हूँ। एक तो बहुत कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कांटे की टक्कर इसलिए बनी है कि ये जो लाडली बहना योजना इन्होंने की है,
उसके चलते एक मोमेंटम इनके पक्ष में बना है, पर्टिकुलरली महिलाओं में बना है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो जो एक गैप थी महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, महाविकास आघाड़ी को लोकसभा में एक डिसाइसिव एक एज थी। हालांकि वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था दोनों के, 1% का ही फर्क था, लेकिन सीटों में बहुत फर्क पड़ा उससे। महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें और महायुति को केवल 17 सीटें मिली थी। उसमें भी बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली थी यानी डबल डिजिट भी क्रॉस बीजेपी नहीं कर पाई थी। तो इतनी बुरी स्थिति में बीजेपी लोकसभा में थी। अब ऐसा क्या है कि 4 महीने में बदल जाए और बिल्कुल कांटे की टक्कर हो जाए। ऐसा इसलिए भी है कि थोड़ा-सा महाविकास आघाड़ी ने जो मोमेंटम बना था लोकसभा चुनाव के समय, उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जो भी ज़मीन पर कुछ करना ज़रूरी था, वो महाविकास आघाड़ी ने बहुत नहीं किया है। वो हमेशा की तरह पर्टिकुलरली कांग्रेस वगैरह जैसे पार्टियों में जो एक तरह से एक लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहाँ उनके जो लीडर्स होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। वो बिल्कुल बीजेपी आप देखिए लगातार 24/7 और साल भर उनको वो इलेक्शन मोड में रहती है। कांग्रेस इलेक्शन मोड में तभी आती है जब इलेक्शन चुनाव जो है वो 10-15 दिनों पर आ जाए, तो उसी समय कांग्रेस चुनाव के मोड में आ जाती है। तो जो मेहनत करनी ज़रूरत थी उस मोमेंटम को बनाने के लिए, वो उन्होंने की नहीं। इसलिए भी, और ये फिर ये जो रेवड़ी बाँटने का काम महायुति सरकार ने किया है, उससे भी एक मोमेंटम में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जो मोमेंटम था उसमें कमी आई है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव देखा, हमने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, हमने हरियाणा का चुनाव देखा। तीनों जगह पर बज़ यही था, मतलब चर्चा यही थी कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। अब ऐसा अगर था, और एग्जिट पोल भी पर्टिकुलरली मुझे हरियाणा के बारे में बहुत हमेशा ही मैं सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की बड़ी जीत होने वाली है, ओवरवेलमिंग, बिल्कुल एक तरफा, इस तरह से अगर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, तो एग्जिट पोल में तो ऐसा होता है कि जो पोल करने वाले होते हैं वो जो चुनाव मतलब पोलिंग के बाद जब जो लोग निकलते हैं पोलिंग बूथ से, उनसे बात करके अपना एक सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पर वो सब उनका रिजल्ट्स जो आते हैं एग्जिट पोल के तो सारे के सारे जितने भी एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, उनको जितने भी लोगों ने रिस्पांस दिया है, क्या सारे झूठ बोल रहे थे उनके साथ? तो उसके बावजूद मैं ये समझ सकता हूँ कि बीजेपी ने ग्राउंड पर ओबीसी काउंटर पोलराइजेशन किया, जाट वर्सेस नॉन जाट किया, लेकिन क्या उसका असर इतना हुआ और ऐसा हुआ कि जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, उन्होंने जिन लोगों से बात की, उसमें किसी भी एग्जिट पोल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये इलेक्शन जो उनके खिलाफ है जा रहा है, वो अपने पक्ष में कैसे कराना है, इसके कुछ तो उनके पास है ऐसा जो चुनाव जीतना वो जीत लेते हैं आखिरकार। तो ईवीएम है, अभी ईवीएम के बारे में तो बहुत चर्चा हो चुकी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खेल तो करते हैं जिसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। अब जहां पर इतना फर्क था दो पार्टियों के बीच में, वहां पर अगर बीजेपी जीत गई तो आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में अगर कांटे की टक्कर है तो यहाँ तो उनका जीतना बहुत ही तय है, तय ही मान लेना चाहिए। यहाँ पर कैसे वो अगर गैप बहुत ही कम है दो अलायंसेस के बीच में, तो ये कैसे हो जाएगा कि बीजेपी हार जाएगी? यहाँ पर ये कहते हैं कि हरियाणा से महाराष्ट्र इसलिए भी अलग है क्योंकि वहां पर सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की थी, और यहाँ टक्कर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं 6 पार्टियों के बीच में है, जिस तरह से पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी का प्रभाव है। और कैडर जो है वो चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की बात करें, और कुछ हद तक कांग्रेस का महाराष्ट्र में खासा मजबूत है। तो ये फर्क जो है वो देखने के लिए मिलता है हरियाणा से महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जी आ रही है आपके पास, आ रही है आपके पास। हाँ, हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। मैं तो ये कहूंगा कि पूरा नॉर्थ इंडिया, जो काऊ बेल्ट नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। वो फर्क ये है कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव विचारधारा का स्टेट है। यहाँ पर फुले शाहू अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर आरएसएस को जो पैठ कभी नहीं मिली,
जो उनको बाकी क्षेत्रों में महाराष्ट्र से बहुत पहले मिल गई, पर्टिकुलरली काऊ बेल्ट में। महाराष्ट्रियन लोगों ने शुरू किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में जिसकी ग्रोथ पहले हुई, उस ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी आप देखिए मैक्सिमम बीजेपी का वोट परसेंटेज महाराष्ट्र में 28 है। तो पैठ इसलिए नहीं मिली कि महाराष्ट्र एक विचारधारा के दृष्टि से बाकी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, जो काऊ बेल्ट वाले स्टेट्स है, उनसे बहुत अलग है, इसलिए कि महाराष्ट्र में जिसको पुरोगामी विचारधारा कहते हैं, महाराष्ट्र में वो पुरोगामी विचारधारा वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर इनको इतने आसानी से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आखिरकार उन्होंने उतने नंबर्स तो प्राप्त कर ही लिए जब सत्ता में बैठ सकते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अगर आज जैसे सुनीलम जी भी कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर है इसका मतलब मामला किधर भी छूट सकता है, इधर भी छूट सकता है, उधर भी छूट सकता है। ऐसी स्थिति में तो वो बिल्कुल ही उनके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट पक्का है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर उनके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिल ही नहीं सकता, वहां पर अगर वो जीत रहे हैं, हरियाणा जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में तो आप देखिए वो कुछ ना कुछ करेंगे ही जरूर। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन ने अपना काम छोड़ देना चाहिए, अपोजिशन ने लगे रहना चाहिए। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र का चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ वगैरह नहीं लिया, पहले नहीं लिया, और 23 तारीख को वोटों की गिनती है, 26 तारीख को सरकार बनानी है। क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एक अलायंस की सरकार बनने जा रही है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी रहे, चाहे महायुति रहे, या फिर उसके बाद भी चुनाव के बाद भी रीअलाइनमेंट हो सकता है। तो उसके लिए एक पर्याप्त समय देना जरूरी है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को समझता नहीं है? तो जानबूझकर 3 दिन का ही विंडो दिया है, जो बहुत ही अपर्याप्त है। 3 दिन में तो एक पार्टी, सिंगल पार्टी अगर जीतकर आ जाए पूर्ण बहुमत के साथ, तो भी नहीं बना सकती, एक पार्टी नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ तो तीन अलग अलग पार्टियां एक साथ सरकार बनाने की बात कर रही। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 3 दिनों में कुछ खेल ऐसा बीजेपी करने का प्लान बीजेपी ने पूरी तरह से बना लिया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इन लोगों ने, कि 3 दिन में महाविकास आघाड़ी को अगर वो कहीं उनको थोड़ा सा बहुमत मिल भी जाए तो भी वो सरकार न बना पाए। इस तरह का कुछ खेल बीजेपी ने ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा। आप मुझसे लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसा होगा। और ये 3 दिन का छोटा सा विंडो इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है सरकार बनाने के लिए, उसके लिए पूर्णतः मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, और बीजेपी को मदद हो इस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने ये शेड्यूल बनाया है, ऐसा मेरा आरोप है। तो ये रही इलेक्शन कमीशन की बात। अब ऐसा है कि जो फैक्टर्स है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आज भी मजबूत फैक्टर्स है। संविधान का मुद्दा लोकसभा में जितना ताकतवर था उतना आज भले ही ना हो, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा नहीं है, मुद्दा आज भी है। और दलित बिल्कुल जैसे उन्होंने महायुति के खिलाफ वोटिंग किया लोकसभा में इस मुद्दे पर, तो वो सारे दलित अभी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ मतदान करेंगे और महायुति के पक्ष में कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर 10 लोगों ने महायुति के विरुद्ध अगर उस समय वोटिंग किया था, तो उसमें से हो सकता है कि 8 ही लोग करें, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 8 लोग पक्ष में करें। तो वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दलित कम्युनिटी का आज भी संविधान के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से है। मुस्लिम्स है, दलित, मुस्लिम्स और आदिवासी मिलाकर महाराष्ट्र में 30% है और 32% मराठा है। तो आप देख लीजिए 62% तो यही हो गए, और फिर ओबीसी है 38% लगभग। तो ओबीसी में से सारे तो ओबीसी महायुति के पक्ष में नहीं है। तो आज भी ओवरवेलमिंग, अगर आप डेमोग्राफी की दृष्टि से भी विचार करें तो कहीं से भी महायुति को एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को ही है। लेकिन अब ग्राउंड पर, और दूसरी बात यह है कि अजीत पवार को कितना सक्सेस मिलता है इसके ऊपर भी महायुति का पूरा जो टैली है वो डिपेंड करेगा। अब अजीत पवार 58 सीटों में से अगर 18 ही सीटें जीतते हैं तो 40 सीटों का जो गड्ढा है उसको कहां से भरेंगे, कहां से रिकूप करेंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थिति जो दिख रही है, सरफेस पर जो दिख रही है, वो बिल्कुल भी महायुति के पक्ष में नहीं है। उसके बावजूद आप देखिएगा कि वो बहुत आश्वस्त तरीके से घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा बांटने का जो काम किया है वो सरकारी तिजोरी को लूट कर, ये जो लाडली बहना योजना भी बांटा है और
कई जगह उन्होंने बर्तनों के सेट बांटे हैं, 12-12 हजार रुपए के सेट। फैमिली में 5 लोग चले जाए, चाहे आप कार में बैठ के चले जाए, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन करें, आपको एक बर्तनों का सेट, प्रेशर कुकर से लेके बड़े बड़े पतीले तक, ऐसा भी उन्होंने किया है। और बस्ती में रोज नाश्ता बांटने का काम चल रहा है, तर्री पोहे बांटने का काम चल रहा है। ये सब सारे तौर तरीके जो है इलिसिट, इलीगल तरीके से महायुति काम कर रही है। और ये जो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक करने का जो मामला है, देखिए जी ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये करने जा रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसका जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये जरूर उद्धव ठाकरे के पक्ष में काम करेगा। क्योंकि ये सवाल बहुत लाजमी है कि आप मोदी का या फिर अमित शाह का या फिर फडणवीस का चेक करते हैं क्या हेलीकॉप्टर? तो जिन्होंने ऑलरेडी स्टेट की तिजोरी लूट कर लोगों को पैसा बांट दिया है, वो अब दूसरे के बैग्स चेक कर रहे हैं। यानी चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो काम चल रहा है, इसकी निगेटिव परसेप्शन तो बिल्कुल बनेगा। लेकिन अंततः क्या महायुति ये सारे जो फैक्टर्स उसके खिलाफ है, उन फैक्टर्स पर मात करते हुए अगर वो ये चुनाव जीत जाती है, तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि कुछ तो ऐसा इनके पास है कि ये कहीं तो गड़बड़ करते हैं, इलेक्टोरल रोल में करते हैं, या फिर कहीं काउंटिंग में करते हैं, या कहीं बूथ लेवल पर कुछ तो करते हैं, जिसके चलते इनको बिल्कुल जो जो इम्पॉसिबल से स्थिति है उसको वो ये पॉसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं। और महाराष्ट्र में तो जरूर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इकोनॉमिक पावर हाउस है। इसलिए मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ इस बात को कि भले ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आज भी मामला है, महाविकास आघाड़ी जीतकर ये चुनाव जीतकर महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करेगी, इसके बारे में मैं आज बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूँ बुशरा जी। बिल्कुल। और ये थोड़ी नाउम्मीदी जो है वो लोगों के जहन में भी आ गई है। उनको लग रहा है कि जैसे क्या हिंदुस्तान में रशियन मॉडल चल रहा है, क्या जो रशिया में होता है कि भाई आप चुनाव तो होते हैं लेकिन अपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता है, और फिर उसके बाद बनना तो पुतिन को ही है। उस तरह की बातें लोग अब करने लगे हैं। और खासतौर पर हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद, जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद एक उम्मीद बंधी थी लोगों को कि नहीं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण काम नहीं करेगा, मोदी का चेहरे का मैजिक काम नहीं कर रहा है, और अब इनके तमाम मुद्दे जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं, और अब एक लोग चेंज चाहते हैं। और वो हमने जमीन पर भी देखा, हरियाणा में भी देखा। लेकिन क्या चुनावों को कैप्चर किया जा रहा है, ये सवाल अब लोग उठा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ खड़े होते हैं डॉक्टर सुनीलम, कि आप मेहनत करें, आप मुद्दे उठाएं, आप सब कुछ करें, रैलियां हो, अच्छा आपने अलायंस किया, आपने लोगों के सामने असल मुद्दे उठाए, रोजी रोटी रोजगार की बात की, आपने निचले स्तर पर पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको कहा कि आपको हाथ पकड़कर हम ऊपर लेकर आएंगे, आपके तमाम हकों की हम हिफाजत करेंगे, वो सब कुछ। और फिर उसके बाद भी अगर चुनाव जो है वो कैप्चर कर लिया जाए तो फिर सवाल तो बहुत गंभीर उठते हैं। और वही सवाल क्या लोगों के जहन में अब आ गए हैं। ये जो मायूसी आई है इसको भी दूर करने की बहुत जरूरत है लोगों के अंदर। मुझको बुशरा जी ऐसा लगता है कि ग्राउंड के ऊपर इस तरीके की मायूसी बिल्कुल नहीं है, इस तरीके की निराशा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल मान के नहीं चल रहे हैं कि नतीजा पहले ही निकल गया है। अपनी तरफ से जो जिसके पास में है उस हथियार का वो इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो असल में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम जो किया है, जो मैंडेट को चुराने की एक्सपर्टाइज जो उन्होंने बना ली है चुनाव आयोग को इस्तेमाल करने की, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा दर्शकों को हर समय याद रखना चाहिए, जिस समय 50-50 करोड़ लेकर के यहाँ के विधायक बिके थे, जब सरकार बनी थी, उस समय अगर न्यायपालिका ने, मैं सीधे कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने अगर समय से हस्तक्षेप कर दिया होता तो वो सब कुछ नहीं हो पाता जो कुछ हो गया। और जिस तरीके से कोर्ट ने किया कि मूल जो पार्टी थी उसी से सिंबल लेकर के, उसी के चुनाव चिन्ह लेकर के और उनको दूसरों को सौंपने का काम किया, तो एक पार्टी जो है इसके अंदर वो न्यायपालिका भी बन गई है। ये वाली बात भी लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट चली गई है। लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट के ऊपर
चुनाव लड़ाने की एक्सपर्टाइज एक माइक्रो मैनेजमेंट से डेवलप की है। वो हर जगह पर अपना कैंडिडेट तो लड़ाते ही हैं, कोई रिबेल होता है तो उसको लड़ाते हैं, फिर उसके जो जो लोग उससे मिल जाते हैं, वंचित अघाड़ी का कहीं पर मिल गया तो उसको पूरा फंडिंग कर दिया, कहीं पर कोई जो है ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने एक अपना 100 सवा 100 सीटें उन्होंने भी लड़ा दी हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों के मित्र हैं जो है मतलब किसानों के बीच में काम करते रहे हैं, अब राजू शेट्टी हो या जो है बच्चू कड़ू हो या इस तरीके के जो लोग हैं वो भी लड़ा रहे हैं, उनका कोई कैंडिडेट मिल गया तो उसको फंड कर दिया। उसी तरीके से उन्होंने राज ठाकरे के ने सवा सौ कैंडिडेट लड़ा दिए हैं। अब मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे इस तरीके के अलग अलग पार्टियों के या इंडिपेंडेंट मजबूत लोग मिल जाते हैं जो कि भाजपा की फंडिंग के ऊपर सीधे सीधे जो है वोट काटने का काम करते हैं। तो एक व्यक्ति लड़ रहा है, जो महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट लड़ रहा है, वो केवल युति से नहीं लड़ रहा है, वो चारों तरफ से उसे घेरा गया है और वो चारों तरफ से उसके वोट काटने का इंतजाम किया गया है। तो ये जो एक मैनेजमेंट है, क्योंकि सरकार उनके पास है, क्योंकि प्रशासन उनके पास है, पुलिस उनके पास है, चुनाव आयोग उनके पास है, और एक तरीके से कहा जाए कि जो दबंग लोग हैं वो उनके साथ में है, इसलिए वो मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे बताइए ये 0.6% का डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है ना? वो डिफरेंस तो एक झटके में, मैंने जैसे आपसे कहा कि उद्धव ठाकरे का नाम डिक्लेयर कर दे तो वो डिफरेंस तो एक झटके के अंदर खत्म हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि इसका एक ही जवाब है, और वो एक जवाब ये है कि लोग बहुत लंबी मार्जिन से जो है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स को जिताने का काम करें। अगर कहीं पर मार्जिन 25,000 से ऊपर रहती है तो कोई ईवीएम, कोई बैटरी, कोई जो है जो कैंडिडेट्स के जो समर्थक लोगों के नाम काटे जाते हैं वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से एकमात्र तोड़ ये है, अगर आपने जिताने का मन बना लिया है महाविकास आघाड़ी को, तो आपको एक तरफा वोट करना पड़ेगा और एक भी वोट ना कटे ये सुनिश्चित करने का काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये है कोर इशू कैंपेन का, और महाविकास आघाड़ी इसी कोर इशू को लेकर के आगे जाने का काम कर रही है। और उसके जो नेता हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर एक भी बार इस तरीके का नहीं आया, लेकिन जो सीधे सीधे एक सरकार आपकी डकैती डाल दी गई उस सरकार के ऊपर, ये फैक्टर भी एक काम कर रहा है। क्योंकि आज भी अगर आप कंसेंसस लीडर के तौर पे देखें तो शरद पवार ही सब लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंसेंसस लीडर है, मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और फिर आप देखें कि लोग जिसको एक पसंद के तौर पर देखते हैं, वो पसंद के तौर पे लोग उद्धव ठाकरे को देखते हैं। मेरा मतलब ये है कि इन लोगों का अपना जन आधार है, दूसरे लोग मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो मैनिपुलेटेड रिजल्ट एक है और जो एक लोगों का स्थायी भाव है वो अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्जिन कम होने के जो मतलब दोनों युति और महाविकास आघाड़ी के बीच का मार्जिन भले ही कितना कम हो, लेकिन इसको मतदाता उनके जो कैंडिडेट हैं महाविकास आघाड़ी के, उनको एक तरफा वोट करके, मतलब अधिक से अधिक वोट दे करके और अपना वोट बेकार किए बगैर अगर वो महाविकास आघाड़ी के साथ चलते हैं तो नतीजा निकाल सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो अभी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही आसान उनको होता तो 400 पार कर ही लिए होते, 240 पे जाकर के नहीं अटकते। तो मतलब, और मैं ये भी मानता हूं, जो बात विवेक जी ने कहा मैं 100% सहमत हूं कि यहाँ पर संविधान की बात को करने वाला, जानने वाला महाराष्ट्र के अंदर आपको गांव गांव में मिलेगा। तो इसीलिए पूरे देश में अगर संविधान को बचाने की बात अगर चलेगी तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही चलेगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का उसके साथ में लगाव है, वो किसी और स्टेट के अंदर जो है उस तरीके का लगाव नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि इसका भी एक असर जरूर पड़ने वाला है। वो जो सवाल था लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, वो सवाल यहाँ पर मौजूद था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और मौजूद रहेगा। सिविल सोसाइटी की एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र के चुनाव में होगी।
जो कि सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में खड़ी हुई दिखलाई पड़ रही है। जो भी आंदोलनकारी समूह है इस महाराष्ट्र के, जो बहुत बड़े पैमाने पर हैं, वो सब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में यहाँ पर खड़े हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 1-2% का डिफरेंस तो वो लाने की स्थिति में है। विवेक जी इस पे और ज्यादा गहरी नजर मतलब डाल जी, सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विवेक उनका जी, आपसे अध्ययन इसीलिए मेरा कई सवाल गुना आपसे ज्यादा है। भी जी आखिर में संक्षेप में आपसे मेरा आखिरी सवाल कि हमने देखा था संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अलावा विपक्ष ने भी ये कहा था कि जहां-जहां महाविकास आघाड़ी के वोट हैं, वहां से ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि वहां से हजारों की तादाद में वोट लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं और बोगस नाम जो है वो ऐड करवाए जा रहे हैं। और ये सीधे तौर पर ये इल्जाम लगाया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, वोट जिहाद की उन्होंने बात की, खासतौर पर जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, काफी ऐसी सीटें हैं जहां वो एक तरफा वोट करें तो हार जीत के फैसले की कंडीशन में वो हैं, तो वोट जिहाद की वो बात करते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि ये तमाम नारे इसी के साथ जोड़कर उन्होंने लगाए कि भाई देखिए उनका जो वोट बैंक है उनको भर भर के वोट कर देता है और यहाँ का वोट जो है वो बट जाता है और इसीलिए वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको हिंदू बनाना चाहते हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक में वो जाकर भगवा लहराएंगे। ये तमाम चीजें किस किस हद तक महाराष्ट्र में प्रभावी हैं और ये जो इल्जाम है इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? अगर है तो ये बहुत गंभीर बात है। फिर मुझसे पूछा है? जी 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 जी, ये बिल्कुल सच है। देखिए इतनी हिंदुत्व का जो एक प्रचार प्रसार जो है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में इन लोगों ने, इनका जो तरीका है मतलब जिस तरीके से ये करते हैं बहुत ही ऑब्नॉक्शियस तरीके से ये करते हैं। और जैसा आपने अभी देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण बताया, वो जिस तरह की बातें करते हैं वो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देती। वो काफ़ी पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान एक व्यक्ति है, लेकिन वो मोदी शाह के झांसे में जो जो उतने विद्वान नहीं है, मतलब मोदी शाह ऐसे ही हमको तो पता है वो किस तरह के लोग हैं। ऐसे लोगों के झांसे में एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जब आ जाता है तो वो किस तरह से उसका स्तर नीचे उतर जाता है, उसका देवेंद्र फडणवीस एक अच्छा उदाहरण है। वो अगर अपने आप को उसी तरीके से रखते और आगे बढ़ते तो वो एक अच्छे बीजेपी के लीडर बन के सामने आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मोदी शाह के इस पर ढाल लिया, रूप में ढाल लिया और बिल्कुल उसी तरह की एक जिसको हम सड़क छाप कहते हैं भाषा का प्रयोग वो करते हैं। तो वो कई प्रोग्राम के अंदर से इस तरह की अपील भी की जा रही है। इस महाराष्ट्र में दिवाली के समय में दिवाली पहाट नाम का एक प्रोग्राम होता है। मतलब हर शहर में दिवाली के दिन बिल्कुल सवेरे सवेरे 6 बजे 5:30-6 बजे एक फिल्मी गैर फिल्मी गीतों का एक प्रोग्राम होता है, दिवाली पहाट उसको कहते हैं। तो उसके उसके अंदर भी इन लोगों ने अब की बार आरएसएस ने ऐसे बहुत दिवाली पहाट के प्रोग्राम स्पॉन्सर किए और उसमें बीच में एक अपील की गई कि देखिए अब की बार हमको वोट करना है एक हिंदू के नाते, हमारी जात पात जो भी है हमको भूल जानी है और हमको एक हिंदू की दृष्टि से ही वोटिंग करना है। ऐसा उस प्रोग्राम के अंदर से अपील की गई। तो ये इतना हर स्तर पर जहाँ जहाँ इनको पॉसिबल है वहाँ पर ये इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। जैसे सुनीलम जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको इनको हराना है तो आपके और उनके बीच में फर्क इतना बड़ा चाहिए कि वो कितना भी मैनिपुलेशन कर ले उतना जो गैप है उसको ब्रिज न कर पाए, उसको भर न पाए। बिल्कुल उतनी एक उतना फर्क आपके और उनके बीच में मतों के बीच में होना चाहिए। जब कर्नाटक में पिछली बार चुनाव हुए तो एक पैनल डिस्कशन में था, वहाँ पर एक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, वो इंचार्ज थे वहाँ के, तो मुझे नाम नहीं याद, कोई सरदार जी थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हमने कर्नाटक में ये जी, तो उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में ये इंश्योर किया है कि हमारे उनके बीच में कम से कम 5% का डिफरेंस अगर रहे तो वो किसी भी तरह से मैनिपुलेशन से उसको भर नहीं सकते। तो ये मतलब इस बात का ध्यान अपोजिशन को है ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उतना अगर आपको उतनी संख्या जुटानी है मतदाताओं की तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें भी मैंने लिखा है कि आपको लोगों को अपने तरफ करवाने के लिए जो मटेरियल बेनिफिट का असर होता है लोगों के ऊपर
उस मटेरियल बेनिफिट के असर से बाहर आपको लोगों को लाना होगा, तब जाकर लोग आप तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि आप उनको इमोटिव मुद्दों पर उनको अपने तरफ करें। और अगर बीजेपी का इमोटिव मुद्दा हिंदुत्व है, तो आपका इमोटिव मुद्दा फुले शाहू आंबेडकर होना चाहिए। आपका इमोटिव मुद्दा मुद्दा आपका शिवाजी महाराज की लेगेसी होनी चाहिए। तो हिंदुत्व की काट के तौर पर आप अपना आइडियोलॉजिकल नैरेटिव कितने स्ट्रांग तरीके से महाराष्ट्र में दिखाते हैं, इसके ऊपर पूरा जो है दारोमदार मुझे लगता है होना चाहिए। लेकिन जी आइडियोलॉजिकल लेन पर आप काउंटर करने में शायद उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने वो अपने आइडियोलॉजी के साथ लोगों को बहकाने में सक्सेसफुल है। तो ये जो महाराष्ट्र में एक पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार है प्रोग्रेसिव विचारों की, उस पृष्ठभूमि को आपको एक्सप्लॉइट करना है, उसको टैप करना है और इनके हिंदुत्व को बिल्कुल आप डिफैंग कर दे, उसको निष्काम कर दे। इस तरीके से आपको अपना आइडियोलॉजिकल प्रचार भी करना है, जिस तरीके से आपने संविधान का किया था उसी तर्ज पर। तो एक तरफ लोग जो आपकी तरफ पहले से ही है वो, और जो इनके साथ चिपके हुए, आपसे छिटके और इनसे चिपके हुए जो लोग हैं वो भी आपके तरफ आ जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ आ जाए कि उतने मेकअप न कर पाए ये। इस तरह की स्थिति में आपको आना होगा। क्या आप उस तरह की जी स्थिति में चुनाव होते होते अपने आप को ला सकते हैं? ये एक सवाल है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर महाविकास आघाड़ी कन्विंसिंगली मेजोरिटी जीत जाए, मैं आज भी ये मानता हूं कि महाविकास आघाड़ी को 150 से 160 सीटें मिलेगी। ये मैं मानता हूं आज ओके स्थिति में है। लेकिन बीजेपी के जो तौर तरीके हैं उसमें वो मैनिपुलेशन किस लेवल पर क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं। जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति है उसमें महाविकास आघाड़ी को 150 से 160 सीटें बिल्कुल मिलनी चाहिए, और वो अगर नहीं मिलती है तो आप तय मानिए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको अपने लेवल पर अपने तरीकों से मैनिपुलेट किया है। बुशरा जी। बिल्कुल, यही उसका वो मॉडल है जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बागी खड़े करते हैं। हालाँकि उतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में फिर भी नहीं कर पाए हैं। जितने बड़े पैमाने पर हमने हरियाणा में देखा था, और बहुत सारे कैंडिडेट से फिर अपने नाम भी वापस लिए, लेकिन जहाँ कहीं भी 5,000 के अंदर का फ़र्क है, 500, 1000, 2000 का फ़र्क होगा, वहाँ बीजेपी कैसे मैनेज कर लेती है वो हमने देखा है। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं विवेक जी? नहीं, बुशरा जी, ये जो बहुत सारे रिबेल्स वाली जो बात है ना, देखिए स्थिति बहुत 2019 से बहुत ज़्यादा फर्क, 2014 से बहुत ज़्यादा स्थिति में फर्क नहीं आया है। 2014 में भी 4000 कुछ 100 टोटल कैंडिडेट्स थे, और आज भी 4100 कैंडिडेट्स है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग खड़े हो गए हैं। ऐसा मतलब कंपेयर अगर किया जाए तो जी पहले जो जिन लोगों ने नॉमिनेशन भरा था उनकी टोटल संख्या लगभग 7-7,500 थी, और वो नॉमिनेशन जी विड्रॉल के समय पे 3-3,500 लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, और आखिरकार सिर्फ 4,100 कुछ 70 लोग अभी शायद चुनाव मैदान में है जो पहले भी थे। तो उस लेवल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले, ऐसा नहीं है। जी, ज़ाहिर-सी बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये अगर मैनेज हो पाया तो ये भी अच्छी बात है। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई, ये विचारों की, क्योंकि सीधे तौर पर ये जो पूरी लड़ाई है, अब ये विचारों के पर आकर टिक गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर लगातार ये मुद्दे जो हैं, वो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, विधानसभा चुनावों में भी हम ये देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम लोग, राहुल गांधी इस मामले को उठा रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये अधिकारों को, जो उनके हक हैं उन तक पहुंचाने की, जिनके हक हैं उन तक पहुंचाने की ये पूरी लड़ाई है। रोजी रोटी रोजगार की ये लड़ाई है। तो ये देखना होगा कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि चुनाव आयोग का रवैया किस तरह का लगातार है, और आगे भी किस तरह का रहता है, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, वो सब भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, विवेक जी आपका भी, डॉक्टर सुनील राम आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह आप जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में, और तमाम जो हमारे स्पेशल कार्यक्रम है उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक उन विचारों को, उन खबरों तक पहुंचाइए, उन खबरों को पहुंचाइए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।